आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना जी, सम्मानित सांसदगण, अन्य महानुभावों, देवियों और स्वजनों तथा मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को जोहार। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करता हूँ। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहेगी। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जब हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था, तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। ऐसे ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आज़ाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी, उनकी पूर्ति के लिए इस अमृत काल में हमें तेज गति से काम करना होगा। इन 25 वर्षों में अमृत काल की सिद्धि का रास्ता 2 पटरियों पर आगे बढ़ेगा, सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। भारत के उज्जवल भविष्य की नई विकास यात्रा हमें सबके प्रयास से करनी है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए करनी ही है। काल यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। ये दिन भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम दोनों का ही प्रतीक है। मैं आज देश की सेनाओं को तथा देश के समस्त नागरिकों को कारगिल विजय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ, वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था। लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में
पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। मेरे इस निर्वाचन में पुरानी लीग से हटकर नए रास्ते पर चलने वाले भारत के आज के युवाओं का साहस भी शामिल है। ऐसे प्रगतिशील भारत का नेतृत्व करते हुए आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं आज समस्त देशवासियों को, विशेषकर भारत के युवाओं को तथा भारत की महिलाओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर कार्य करते हुए मेरे लिए उनके हित सर्वोपरि होंगे। देवियों और स्वजनों, मेरे सामने भारत के राष्ट्रपति पद की ऐसी महान विरासत है जिसने विश्व में भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा का निरंतर मजबूत किया है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर श्री रामनाथ कोविंद जी तक अनेक विभूतियों ने इस पद को सुशोभित किया है। इस पद के साथ साथ देश ने इस महान परंपरा के प्रतिनिधित्व का दायित्व भी मुझे सौंपा है। संविधान के आलोक में मैं पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। मेरे लिए भारत के लोकतांत्रिक सांस्कृतिक आदर्श और सभी देशवासी हमेशा मेरे ऊर्जा के स्रोत रहेंगे। देवियों और स्वजनों, हमारे संवैधानिक संग्राम में, स्वाधीनता संग्राम में एक राष्ट्र के तौर पर भारत की नई यात्रा की रूपरेखा तैयार की है। हमारा स्वाधीनता संग्राम उन संघर्षों और बलिदानों की अविरल धारा है जिसने आजाद भारत के लिए कितनी ही आदर्शों और संभावनाओं की सिंचा था। पूज्य बापू ने हमें स्वराज, स्वदेशी, स्वच्छता और सत्याग्रह द्वारा भारत के सांस्कृतिक आदर्शों की स्थापना का मार्ग दिखाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, सरदार पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनगिनत स्वाधीनता सेनानियों ने हमें राष्ट्र की स्वाभिमान को सर्वोपरि रखने की शिक्षा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई, रानी वेलु नाचियार, रानी गाईदिन्लु और रानी चेन्निमा जैसी अनेकों वीरांगनाओं ने राष्ट्र इच्छा और राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका को नई ऊर्जा दी है। संथाल क्रांति, पाइक क्रांति से लेकर कोल क्रांति और भील क्रांति ने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी योगदान को और सशक्त किया। सामाजिक उत्थान एवं देश प्रेम के लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान से हमें प्रेरणा मिली थी। मुझे खुशी है कि आज़ादी की लड़ाई में जनजातीय समुदाय के योगदान को समर्पित अनेक म्यूजियम देश भर में बनवाया जा रहा है। देवियों और स्वजनों, एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में 75 वर्ष में
भारत ने प्रगति के संकल्प को सहभागिता एवं सर्वसम्मति से आगे बढ़ाया है। विविधताओं से भरे अपने देश संप्रदाय, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाजों का अपनाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में सक्रिय है। आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर आया है अमृतकाल। भारत के लिए नए संकल्पों का कालखंड है। आज मैं इस नए युग के स्वागत में अपने देश को नई सोच के साथ तत्पर और तैयार देख रही हूँ। भारत आज हर क्षेत्र में विकास का नया अध्याय जोड़ रहा है। कोरोना महामारी के वैश्विक संकट का सामना करने में भारत ने जिस तरह का सामर्थ्य दिखाया है, उसने पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ाया है। हम हिंदुस्तानियों ने अपने प्रयासों से न सिर्फ इस वैश्विक चुनौती का सामना किया, बल्कि दुनिया के सामने नए मापदंड भी स्थापित किए। कुछ दिन पहले भारत ने कोरोना वैक्सीन की 200 करोड़ डोज लगाने का कीर्तिमान बनाया है। इस पूरी लड़ाई में भारत के लोगों ने जिस संयम, साहस और सहयोग का परिचय दिया, वो एक समाज के रूप में हमारी बढ़ती हुई शक्ति और संवेदनशीलता का प्रतीक है। भारत ने इन मुश्किल हालात में न केवल खुद को संभाला, बल्कि दुनिया की मदद भी की। कोरोना महामारी से बने माहौल में आज दुनिया भारत को नए विश्वास से देख रही है। दुनिया की आर्थिक स्थिरता के लिए, सप्लाई चेन की सुगमता के लिए और वैश्विक शांति के लिए दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। आगामी महीनों में भारत अपनी अध्यक्षता में G20 ग्रुप की मेजबानी भी करने जा रही है। इसमें दुनिया के 20 बड़े देश भारत की अध्यक्षता में वैश्विक विषयों पर मंथन करेंगे। मुझे विश्वास है भारत में होने वाले इस मंथन से जो निष्कर्ष और नीतियां निर्धारित होंगे, उनसे आने वाले दशकों की दिशा तय होगी। देवियों और स्वजनों, दशकों पहले मुझे रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था। कुछ ही दिनों के बाद श्री अरबिंदो जी की 150वीं जन्म जयंती मनाई जाएगी। शिक्षा के बारे में श्री अरबिंदो के विचारों ने मुझे निरंतर प्रेरित किया है। जन प्रतिनिधि के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए और फिर राज्यपाल के रूप में भी मेरा शिक्षण संस्थानों के साथ सक्रिय जुड़ाव रहा है। मैंने देश के युवाओं के उत्साह और आत्मबल को करीब से देखा है। हम सभी के श्रद्धेय अटल जी कहा करते थे कि देश के युवा जब आगे बढ़ते हैं तो वे सिर्फ अपने ही भाग्य नहीं बनाते, बल्कि देश का भी भाग्य बनाते हैं। आज हम इसे सोच होते देख रहे हैं। वोकल फॉर लोकल से लेकर डिजिटल इंडिया तक हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा आज का भारत विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर औद्योगिक क्रांति 4.0 के लिए पूरी तरह भारत तैयार है। रिकॉर्ड संख्या में बन रहे स्टार्टअप्स में नए इनोवेशंस में दूर सुदूर क्षेत्रों में डिजिटल टेक्नोलॉजी की स्वीकार्यता में भारत के युवाओं की बड़ी भूमिका है। बीती वर्षों में भारत ने जिस तरह महिला सशक्तिकरण के लिए निर्णय लिए हैं, नीतियां बनाई गई है, इससे भी देश में एक नई शक्ति का संचार हुआ है। मैं चाहती हूँ कि हमारी सभी बहनें व बेटियां अधिक से अधिक सशक्त हो तथा वे देश के हर क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाती रहें।
मैं अपने देश के युवाओं से कहना चाहती हूँ कि आप न केवल अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि भविष्य के भारत की नींव भी रख रहे हैं। देश के राष्ट्रपति के तौर पर मेरा हमेशा आपको पूरा सहयोग रहेगा। देवियों और सूझो, विकास और प्रगतिशीलता का अर्थ निरंतर आगे बढ़ना होता है, लेकिन साथ ही अपने अतीत का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। आज जो विश्व सस्टेनेबल प्लैनेट की बात कर रहे हैं, तो उसमें भारत की प्राचीन परंपराओं, हमारे अतीत की सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की भूमिका और बढ़ जाती है। मेरा जन्म तो उस जनजातीय परंपरा से हुआ है जिसने हजारों वर्ष से प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन को आगे बढ़ाया है। मैंने जंगल और जलाशयों के महत्व को अपने जीवन में महसूस किया है। हम प्रकृति से जरूरी संसाधन लेते हैं और उतनी ही श्रद्धा से प्रकृति से सेवा भी करते हैं। यहाँ संवेदनशीलता का आज वैश्विक अनिवार्यता बन गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शक बन रहा है। देवियों और स्वजनों, मैंने अपने अब तक के जीवन में जन सेवा में ही जीवन की सार्थकता को अनुभव किया है। श्री जगन्नाथ क्षेत्र के एक प्रख्यात कवि भीम भोई जी की कविता की एक पंक्ति है, मो जीवन पछे नरक के पड़ी था जगत उद्धार। अर्थात अपने जीवन के हित और हित से बड़ा जगत कल्याण के लिए कार्य करना होता है। जगत कल्याण की इसी भावना के साथ मैं आप सब के विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा व लगन से काम करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। आइए हम सभी एकजुट होकर समर्पित भाव से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े तथा वैभवशाली व आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय। Honorable President, Srimati Draupadi Murmu ji, respected Sri Ramnath Kovind ji, Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi ji, Speaker of Lok Sabha Sri Om Birla ji, Chief Justice of India Sri N.V. Ramana ji, respected parliamentarians, other dignitaries, brothers and sisters, and my dear fellow citizens, Namaskar. Madam President, you have just addressed the members of the Parliament. I wish to read a few paragraphs from the English version of the address, and the rest may be considered as read in view of the time constraint. I express my heartfelt gratitude to all members of Parliament and legislative assemblies for electing me to the highest constitutional post of India. Brothers and sisters, we have to work at a fast pace in this Amrit Kal to fulfill the expectations of our freedom fighters from the citizens of independent India. In these 25 years, the path to attain the goals of Amrit Kal will proceed on two tracks, Sabka Prayas or Sabka Kartavya, everyone's efforts and everyone's duty. The new development journey towards the bright future of India has to be undertaken by our collective efforts
following the path of duty. We will be observing Kargil Vijay Divas tomorrow, July 26th. This day is a symbol of both the bravery and the restraint of the Indian armed forces. Today, I extend my best wishes in advance to the armed forces of the country and to all the citizens of India. Brothers and sisters, growth and progress mean continuously marching ahead. But equally important is awareness about one's past. Today, when the world is talking about sustainable planet, the role of India's ancient traditions and sustainable lifestyle becomes more important. I was born in the tribal tradition which has lived in harmony with the nature for thousands of years. I have realized the importance of forests and water bodies in my life. We take necessary resources from nature and serve nature with equal reverence. This sensitivity has become a global imperative today. I'm happy that India is guiding the world in the field of environmental protection. Brothers and sisters, in my life so far, I have realized the meaning of life only through public service. There is a line from the poem of Bhim Bhoi Ji, a famous poet of Sri Jagannath Kshetra. Mo jibana bacche, narke paditao, jagata uddar hev. That is, working for the welfare of the world is far greater than one's own interest. With the spirit of welfare of the world, it always be ready to work. All of us, with full devotion and dedication, to live up to the trust you all have reposed in me. Let us all unite and move forward on the path of duty with a dedicated spirit to build a glorious and self-reliant India. Thank you. Jai Hind. राष्ट्रपति महोदया, आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए। तो द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई, द्रौपदी मुर्मू शपथ लेने के बाद। और ये तस्वीरें आपको बता दें, पद ग्रहण करने के बाद सभी से हाथ जोड़कर अभिवादन करती हुई द्रौपदी मुर्मू और साथ ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उनके साथ मौजूद। बेहद ही गौरवान्वित ये क्षण, और अपने संबोधन में उन्होंने भारत और भारत के गौरवशाली इतिहास का जिक्र किया, भारत के भविष्य का जिक्र उन्होंने किया कि किस तरीके से इस आधुनिक काल में भारत अपनी विविधता के चलते बेहद आगे बढ़ता जा रहा है। और ये तस्वीरें बेहद खास, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मौजूद देश के 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और फिलहाल कार्यक्रम जो है वो समाप्त हो चुका है और सभी से हाथ जोड़कर अभिवादन करती हुई देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।
तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति और शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के बाद आप तस्वीरों में देख रहे हैं सभी जो गणमान्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम भी आप देख रहे थे। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद ही खास ये क्षण रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं महिला राष्ट्रपति और उन्होंने अपनी शपथ जो है ले ली है। इसके बाद अपने संबोधन में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया और किस तरीके से भारत विकास के लिए प्रयास और कर्तव्य की भावना जरूरी है उसके बारे में उन्होंने बताया। फिलहाल ये पूरी प्रक्रिया और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कक्ष से प्रस्थान करती हुई, साथ ही लोकसभा अध्यक्ष को आप देख रहे हैं। और ये कार्यक्रम फिलहाल समाप्त हो चुका है। देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने शपथ ले ली है, शपथ ग्रहण समारोह फिलहाल समाप्त हो चुका है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संसद भवन के इस कक्ष की जहां पर ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ। और बेहद खास ये क्षण आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर कोई यहाँ पर मौजूद और तस्वीरें आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो नई जिम्मेदारी सौभाग्य की बात है। द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया, महिला हित में मेरे लिए सर्वोपरि है। और अपने शिक्षक कार्यकाल का भी उन्होंने जिक्र किया कि एक बतौर शिक्षक उन्होंने जिस तरीके से काम किया और आज वो देश के इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन हुई हैं। तो फिलहाल बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। उसके बाद अभी शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हो चुका है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने उन्हें शपथ दिलाई है और सभी देशवासियों का अभिनंदन करती हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में बातें कही। देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। बेहद खास ये क्षण रहा। द्रौपदी मुर्मू पहली देश की आदिवासी महिला राष्ट्रपति और दूसरी देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर वो आसीन हैं। तो चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई और सभी देशवासियों का अभिनंदन उन्होंने इस दौरान किया। उन्होंने अपने संबोधन में भारत और भारत के गौरवमय इतिहास का जिक्र उन्होंने किया। साथ ही उन्होंने कहा कि किस तरीके से वो भारत को आगे बढ़ता देखना चाहती हैं और भारत के प्रत्येक नागरिक के हित के लिए उनका कर्तव्य हमेशा प्रतिबद्ध रहेगा, सर्वोपरि रहेगा। तो ये तस्वीरें उस दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन के कक्ष में, मुख्य कक्ष में ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ। और वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नमस्ते। अमिताभ कुमार जी, क्योंकि जाहिर तौर पर ऐतिहासिक पल हर देशवासी के लिए भी, और आज द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने के साथ साथ ये गौरव उनके नाम है, साथ ही दूसरी महिला राष्ट्रपति है। जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा क्षण है हर देशवासी के लिए। सही में बहुत बड़ा दिन है ये जी, देश के लिए गर्व का विषय है। और इस तरीके से हमारा लोकतंत्र मजबूत होता हम सभी देख रहे हैं और खास करके महिलाओं के लिए भी ये बहुत ही उत्साहवर्धक क्षण है जी। और उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से देश की दिशा अब और तेजी से बदलेगी और हर वर्ग जो है, हर वर्ग समान स्तर पर एक दूसरे के साथ डील कर सकेगा। और हमें लगता है कि इससे खास करके जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उनको बहुत हिम्मत मिलेगी, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और वो अपने को एक सभ्य सम्मानजनक नागरिक के स्तर पे पाएंगे
और उम्मीद करते हैं कि हमारे राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी इनको एक नई दिशा देंगी और मुख्य धारा में सब के सब शामिल होंगे और देश तेजी से विकास की तरफ बढ़ेगा। जी अमिताभ कुमार जी, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू के रूप में राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति मिलना ये इसलिए भी गौरवमयी बात है क्योंकि उनका जो राजनीतिक सफर रहा है वो दमदार के साथ साथ प्रभावशाली भी रहा है। बतौर राज्यपाल रहते हुए भी उनकी जो कार्यशैली थी, उनकी जो सोच थी, वो हर किसी को प्रेरित करने वाली है। जी बिल्कुल, बहुत अनुभवी हैं और एकदम निचले स्तर से ऊपर उठकर आज शीर्ष स्तर पे पहुंची हैं। तो हर स्तर पे अनुभव होने से क्या होता है कि शीर्ष स्तर पे जब वो पहुंचती हैं तो पूरे देश और समाज को वो दिशा देने में सक्षम है। और ये हमने पाया है कि राज्यपाल के स्तर पे भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो निश्चित रूप से राष्ट्रपति के स्तर पे वो बहुत अच्छा काम करेंगे और एक बेहतर दिशा में देश बढ़ सकेगा उनके मार्गदर्शन पे। जी अमिताभ कुमार जी, क्योंकि उनका संबोधन पूरे देश ने आज सुना, उनके संबोधन की मुख्य बातों पर अगर गौर करें, क्योंकि उन्होंने इस बीच हर चीज का जिक्र किया कि उनका संघर्ष कैसा था, साथ ही भारत को वो कहां देखना चाहती हैं, किस तरीके से उत्थान जो है वो भारत का चाहती है, और आज उनका जो ये पद उन्होंने ग्रहण किया है वो हर देशवासियों को उन्होंने समर्पित किया है। यानी एक बात यहाँ पर साफ है कि ये पल जो है वो इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि एक आम शिक्षक, एक आम काउंसलर से उनका राष्ट्रपति पद तक का आसीन होना, एक महिला के तौर पर भी, और जो उन्होंने संघर्ष अपने पूरे जीवन में जिया है, परिवार के तौर पर है, राजनीतिक सफर के तौर पर, वो प्रेरणा देता है कि कभी हार ना मानना और आगे बढ़ते रहना, और महिला शक्ति की ओर, क्योंकि कई वीरांगनाओं का भी उन्होंने अपने संबोधन में जिक्र किया। जी जी जी, बहुत अच्छा। महिला शक्ति की जहां तक आप बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि जैसे एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। बिल्कुल ठीक है। उस लिहाज से अगर देखें तो आज एक महिला जो इतने संघर्षों के बाद, जीवन में इतने दुखों के बाद उच्च पदों पर पहुंची है, तो पूरा देश उनके कार्यों से, उनके अनुभवों से समृद्ध होगा और आगे बढ़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात देखने में आती है कि भारतीयता से वो ओतप्रोत है, जो हमारी सनातन संस्कृति रही है। उस लिहाज से भारत, चूंकि देश को जब विश्वगुरु बनना है और ऊपर लेवल पे आना है, तो हमें अपनी सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखना है। उस लिहाज से द्रौपदी जी का सचमुच बहुत बेहतर अनुभव और तरीका रहा है और हमें उम्मीद है कि भारत देश को वो निश्चित रूप से काफी ऊंचाई पर ले जाएंगे। बिल्कुल। और अमिताभ जी, उनके जीवन से जुड़े जो तथ्य हैं, और खैर वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति तो बनी ही है, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं देश की, लेकिन एक और तथ्य ये है कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ये भी अपने आप में खास है उनके जीवन से जुड़ी। जी जी, निश्चित रूप से उनके साथ कोई भी वैसी दुखद स्मृतियां नहीं है, गुलामी के दिनों का कोई असर नहीं है, प्रभाव नहीं है। तो निश्चित रूप से हम सब जो हैं दुनिया में इन सिर उठा के नए ढंग से आगे बढ़ने की प्रेरणा उनसे ले सकते हैं, निश्चित रूप से। बिल्कुल बिल्कुल। और अमिताभ कुमार जी, एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्षण इसलिए भी हो जाता है प्रत्येक भारतवासी के लिए, और इसका जिक्र खुद द्रौपदी मुर्मू ने किया अपने संबोधन में कि वो एक काउंसलर थी, किस तरीके से वो आगे आई, किस तरीके से उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक सफर जो है वो यहाँ पर किया, और आज इस पद पर वो आसीन है। ये दर्शाता है कि एक आम से आम इंसान, एक गरीब से गरीब इंसान सपने देख भी सकता है और पूरा भी कर सकता है। निश्चित रूप से देखिए, पिछले कुछ सालों से लगातार देश में एकदम निचले स्तर से उठकर ऊपर पहुंचने वाले लोगों की कतार लगी हुई है। बिल्कुल। हमारे प्रधानमंत्री भी उसी के प्रतीक हैं। इससे पता चलता है कि हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत होता जा रहा है और मजबूत हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि जब निचले तबके से लोग ऊपर आते हैं तो निचले तबके पे क्या कठिनाइयां हैं, क्या परेशानियां हैं और उनका निदान क्या हो सकता है, इसके बारे में वो सही राय दे सकते हैं। और हमारे देश के सभी नागरिक समान स्तर पे सुविधाओं और साधनों का उपभोग करते हुए एक अच्छा जीवन स्तर बसर कर सके, इसका रास्ता ऐसे लोग हमेशा दिखा सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे खास करके जो आदिवासी भाई बहन या जो भी निम्न स्तर पे जो लोग हैं, उन सबको जीवन बेहतर करने का तरीका या रास्ता मार्गदर्शन
द्रौपदी मुर्मू जी, जी। महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी जी। कर पाएंगी। हमें जी। अपेक्षा है उनसे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में। और जाहिर तौर पर द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, और आज उन्होंने इस पद की शपथ ली है, और यह ऐतिहासिक पल हर भारतवासी के लिए। Constitutional head of the nation. As the president's bodyguard, escort the president's carcade towards Rashtrapati Bhavan. Personnel of the armed forces lined on either side of the path